चैप्टर 15 रहस्यमय पैरों के निशान। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक द्वारा संचालित ब्रिटिश विमान जब जंगल के उस जंगल से ऊपर उठा जहां बर्था किर्चा का जीवन अक्सर विलुप्त होने के कगार पर था और पूर्व की ओर तेजी से बढ़ा, तो लड़की को अपने गले की मांसपेशियों में अचानक संकुचन महसूस हुआ। उसने कुछ ऐसा निगलने की बहुत कोशिश की जो वहां था ही नहीं। उसे यह अजीब लगा कि उसे अपने पीछे ऐसे भयानक खतरों को छोड़कर पछतावा हो रहा है, और फिर भी यह उसके लिए स्पष्ट था कि यह सच था, क्योंकि वह अपने पीछे उन खतरों के अलावा कुछ और भी छोड़ रही थी जो उसे डरा रहे थे। एक अनोखी शख्सियत जो उसके जीवन में आई थी और जिसके लिए वह एक अवर्णनीय आकर्षण महसूस करती थी। उसके सामने पायलट की सीट पर एक अंग्रेज अधिकारी और सज्जन बैठे थे जिनके बारे में वह जानती थी कि वे उससे प्यार करते हैं, और फिर भी वो उनकी संगति में एक जंगली जानवर की तरह अपनी जमीन छोड़कर जाने पर अफसोस महसूस करने की हिम्मत कर रही थी। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक अपनी ओर से खुशी के 7वें आसमान पर थे। वो फिर से अपने प्रिय जहाज पर काबिज हो गया था। वह अपने साथियों और अपने कर्तव्य की दिशा में तेजी से उड़ान भर रहा था, और उसके साथ वह महिला थी जिसे वह प्यार करता था। हालांकि टार्जन द्वारा इस महिला के खिलाफ लगाए गए आरोप ही उसके लिए परेशानी का सबब थे। उसने कहा था कि वह एक जर्मन और एक जासूस थी, और आनंद की ऊंचाइयों से अंग्रेज अधिकारी कभी कभी अपरिहार्य के चिंतन में निराशा की गहराइयों में डूब जाता था अगर वानर आदमी के आरोप सच साबित होते। उसने खुद को प्यार और सम्मान की भावनाओं के बीच फंसा हुआ पाया। एक और वह उस महिला को उस निश्चित भाग्य के हवाले नहीं कर सकता था जिसे वह प्यार करता था। अगर वह वास्तव में एक दुश्मन जासूस थी तो उसे निश्चित रूप से मिलना ही था, जबकि दूसरी ओर एक अंग्रेज और एक अधिकारी के रूप में उसके लिए उसे सहायता या सुरक्षा देना भी उतना ही असंभव था। इसलिए युवक ने बार बार मानसिक रूप से उसके अपराध को नकारने से ही खुद को संतुष्ट कर लिया। उसने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि टार्जन गलत था, और जब उसने अपनी याददाश्त के पर्दे पर अपने पीछे खड़ी लड़की का चेहरा देखा तो उसे दोगुना भरोसा हुआ कि वो मधुर स्त्रीत्व और चरित्र की रेखाएं, वो स्पष्ट और ईमानदार आंखें किसी घृणित विदेशी जाति की नहीं हो सकती। और इस तरह वे पूर्व की ओर तेजी से बढ़े, हर कोई अपने विचारों में डूबा हुआ था। उनके नीचे उन्होंने जंगल की घनी वनस्पति को पहाड़ी पर कम उगते हुए देखा, और फिर उनके सामने बंजर भूमि का विस्तृत विस्तार फैला हुआ था जो संकीर्ण घाटियों के गहरे निशानों से चिन्हित था, जिन्हें लंबे समय से नदियों ने किसी भूले हुए युग में काट दिया था। रेगिस्तान और उपजाऊ देश के बीच की सीमा बनाने वाली पहाड़ी की चोटी को पार करने के कुछ ही समय बाद स्का नामक गेंद, जो अपने हवाई क्षेत्र की ओर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, ने एक अजीबोगरीब नए पक्षी को देखा जो उसके हवाई क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा था। चाहे घुसपैठिए से लड़ने के इरादे से या केवल जिज्ञासा से प्रेरित होकर, स्का अचानक विमान से मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ा। निस्संदेह उसने नए आने वाले की गति का गलत अनुमान लगाया, लेकिन जो भी हो, प्रोपेलर ब्लेड की नोक ने उसे छुआ और एक साथ कई चीजें हुईं। स्का का बेजान शरीर फटा हुआ और खून बह रहा था, जमीन की ओर नीचे गिरा। टूटे हुए स्प्रूस का एक टुकड़ा पीछे की ओर चला गया और पायलट के माथे पर लगा। विमान कांप उठा और जैसे ही लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक क्षणिक बेहोशी में आगे की ओर डूब गया, जहाज धरती की ओर सिर के बल गिर गया। पायलट को बस एक पल के लिए होश आया, लेकिन वो पल लगभग उनकी बर्बादी साबित हुआ। जब उसे होश आया तो उसे अपने खतरे का एहसास हुआ और उसे ये भी पता चला कि उसकी मोटर बंद हो गई थी। विमान ने भयानक गति पकड़ ली थी और जमीन इतनी नज़दीक लग रही थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सुरक्षित लैंडिंग कर पाएगा। उसके ठीक नीचे पठार में एक गहरी दरार थी, एक संकरी घाटी जिसका तल तुलनात्मक रूप से समतल और रेत से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। उस संक्षिप्त क्षण में जिसमें उन्हें निर्णय पर पहुंचना था, सबसे सुरक्षित योजना घाटी में उतरने की थी, और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन इससे विमान को काफी क्षति पहुंची और उन्हें तथा उनके यात्री को भी काफी झटका लगा। सौभाग्य से उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ था, लेकिन उनकी हालत वास्तव में निराशाजनक लग रही थी। यह एक गंभीर प्रश्न था कि क्या वह व्यक्ति अपने विमान की मरम्मत कर सकता था और यात्रा जारी रख सकता था,
और यह भी उतना ही संदिग्ध लग रहा था कि वे पैदल ही तट पर जा सकते थे या फिर उस देश की ओर लौट सकते थे जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। उस व्यक्ति को पूरा भरोसा था कि वे प्यास और भूख के सामने पूर्व की ओर रेगिस्तानी देश को पार करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, जबकि उनके पीछे बहुतायत की घाटी में मांसाहारी और युद्धप्रिय मूल निवासियों के रूप में लगभग समान खतरा था। विमान के अचानक और भयावह रूप से रुकने के बाद स्मिथ ओल्डविक ने जल्दी से मुड़कर देखा कि दुर्घटना का लड़की पर क्या असर हुआ है। उसने पाया कि वह पीली पड़ गई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी, और कई सेकंड तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। यह अंत है? लड़की ने पूछा। अंग्रेज ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी ये पहले चरण का अंत है, उसने जवाब दिया। लेकिन आप यहाँ मरम्मत की उम्मीद नहीं कर सकते, उसने संदेह से कहा। नहीं, उन्होंने कहा, नहीं, अगर वे कुछ भी कर सकें, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे पहले उसे थोड़ा देखना होगा। चलो आशा करते हैं कि कुछ गंभीर नहीं है। तांगा रेलवे तक का रास्ता बहुत लंबा है। हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लड़की ने कहा, उसके स्वर में निराशा के भाव थे। हम पूरी तरह से निहत्थे हैं, इसलिए अगर हम थोड़ी सी भी दूरी तय कर पाएं तो यह चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन हम निहत्थे नहीं हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। मेरे पास एक अतिरिक्त पिस्तौल है जो भिखारियों को नहीं मिली, और एक डिब्बे का कवर हटाकर उसने एक स्वचालित पिस्तौल निकाली। बर्था किर्च अपनी सीट पर पीछे झुक गई और जोर से हंसने लगी, एक हंसी जो कि हंसी से भरी नहीं थी, आधी अधूरी। वो पॉपगन, उसने कहा, इससे किसी भी शिकारी जानवर को गुस्सा दिलाने के अलावा और क्या फायदा होगा जिसे आप इससे मार सकते हैं। स्मिथ ओल्डविक कुछ उदास दिखे। लेकिन यह एक हथियार है, उन्होंने कहा। आपको ये स्वीकार करना होगा, और निश्चित रूप से मैं इससे किसी व्यक्ति को मार सकता हूँ। अगर तुमने उसे मारा होता तो तुम ऐसा कर सकते थे, लड़की ने कहा, या फिर वह चीज़ जाम नहीं हुई होती। सच में, मुझे स्वचालित मशीनों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। मैंने खुद उनका इस्तेमाल किया है। ओह, बेशक, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक एक्सप्रेस राइफल बेहतर होगी, क्योंकि कौन जानता है कि हमें यहाँ रेगिस्तान में एक हाथी मिल सकता है। लड़की ने देखा कि वह घायल हो गया था, और उसे दुख हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी सेवा या सुरक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह न कर सके, और यह कि उसकी कोई गलती नहीं थी कि वह इतने खराब हथियार लेकर आया था। निस्संदेह उसे भी अपने हथियार की निरर्थकता का एहसास था, और उसने केवल उसे आश्वस्त करने और उसकी चिंता कम करने की उम्मीद में इस पर ध्यान आकर्षित किया था। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मेरा बुरा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये दुर्घटना कहावत के अनुसार आखिरी तिनका है। मुझे लगता है कि मैंने वह सब सह लिया है जो मैं सह सकती थी। हालांकि मैं अपने देश की सेवा में अपना जीवन देने को तैयार थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मृत्यु की पीड़ा इतनी लंबी होगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं कई हफ्तों से मर रही हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? वह बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मर नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है। ओह, ऐसा नहीं है, उसने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह है कि जिस समय ब्लैक सार्जेंट उसंगा और उसके विद्रोही जर्मन मूल के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अंतर्देशीय ले आए, मेरी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर हो गए। कभी कभी मैंने कल्पना की है कि मुझे एक राहत मिल गई है। कभी कभी मैंने आशा की है कि मैं पूर्ण क्षमा जीतने के कगार पर हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे दिल की गहराई में मुझे पता है कि मुझे सभ्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए कभी नहीं जीना चाहिए। मैंने अपने देश के लिए अपना योगदान दिया है, और हालांकि यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम मैं यह महसूस कर सकती हूँ कि यह वह सर्वश्रेष्ठ था जो मैं दे सकती थी। अब मैं जो उम्मीद कर सकती हूँ, जो मैं मांगती हूँ, वो है मृत्युदंड की शीघ्र पूर्ति। मैं निरंतर आतंक और आशंका का सामना करने के लिए और अधिक समय तक नहीं रहना चाहती। शारीरिक यातना भी उस चीज़ से बेहतर होगी जो मैंने झेली है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप मुझे एक बहादुर महिला मानते हैं, लेकिन वास्तव में मेरा आतंक असीम रहा है। रात में मांसाहारी जानवरों की चीखें मुझे भयभीत कर देती हैं, इतना मूर्ख कि मैं वास्तव में दर्द में हूँ।
मैं अपने शरीर में फटते हुए पंजे और अपनी हड्डियों को कुतरते हुए क्रूर नुकीले दांतों को महसूस करता हूँ। यह मेरे लिए उतना ही वास्तविक है जैसे कि मैं वास्तव में ऐसी मौत की भयावहता को झेल रहा हूँ। मुझे संदेह है कि क्या आप इसे समझ सकते हैं, पुरुष इतने अलग हैं। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसे समझ सकता हूँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आपकी वीरता की सराहना कर सकता हूँ, जो आपने अपने धैर्य के साथ उन सभी चीजों के बावजूद दिखाई है, जिनसे आप गुजरे हैं। जहाँ डर नहीं है, वहाँ कोई बहादुरी नहीं हो सकती। एक बच्चा शेर की मांद में जा सकता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बहुत बहादुर आदमी की जरूरत होती है। धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, और अब मैं आपकी भावनाओं के प्रति अपनी विचारहीनता पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कोशिश करूंगी और अपने आप पर एक नया नियंत्रण पाऊंगी और हम दोनों अच्छे की उम्मीद करेंगे। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी, अगर आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, पहली बात ये पता लगाना है कि हमारी क्षति कितनी गंभीर है, और फिर देखना है कि हम मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं। स्मिथ ओल्डविक ने 2 दिनों तक क्षतिग्रस्त विमान पर काम किया, इस तथ्य के बावजूद कि पहले से ही उन्हें लगा कि मामला निराशाजनक था। और आखिरकार उन्होंने उसे बताया। मैं जानती थी, उसने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने भी वैसा ही महसूस किया होगा जैसा कि आपने किया होगा, कि हमारे प्रयास चाहे कितने भी निरर्थक क्यों ना हो, जंगल की ओर वापस जाने या तट की ओर जाने का प्रयास करना उतना ही घातक होगा जितना कि आप जानते हैं। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम पैदल तांगा रेलवे तक नहीं पहुंच सकते थे। आधी दूरी तय करने से पहले ही हमें प्यास और भूख से मर जाना चाहिए था, और अगर हम जंगल में वापस लौटते हैं, भले ही हम वहां पहुंचने में सफल हो जाएं, तो यह एक समान रूप से निश्चित, यद्यपि भिन्न, नियति होगी। उन्होंने कहा, तो क्या हम यहाँ बैठकर मौत का इंतजार कर सकते हैं, ताकि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद न करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भागने का एक निरर्थक प्रयास होगा। नहीं, उसने जवाब दिया, मैं इस तरह कभी हार नहीं मानूंगी। मेरा मतलब ये था कि उन जगहों पर पहुंचने का प्रयास करना बेकार है जहां हम जानते हैं कि भोजन और पानी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस जंगल में कहीं पानी हो सकता है, और अगर है, तो इसे पाने का सबसे अच्छा मौका इस घाटी के नीचे की ओर जाना होगा। हमारे पास पर्याप्त भोजन और पानी बचा है, अगर हम इसका ध्यान रखें, तो कुछ दिनों के लिए, और उस समय में हम एक झरने पर ठोकर खा सकते हैं या संभवतः उपजाऊ देश तक भी पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में मुझे पता है कि वो दक्षिण में है। जब उसंगा मुझे तट से वामाबो देश में लाया तो उसने एक दक्षिणी मार्ग लिया, जिसके साथ आमतौर पर पानी और शिकार प्रचुर मात्रा में होता था। जब तक हम अपने गंतव्य के करीब नहीं पहुंच गए, तब तक देश मांसाहारी जानवरों से भर गया था। इसलिए उम्मीद है कि अगर हम अपने दक्षिण में उपजाऊ देश तक पहुंच सकते हैं तो हम तट तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। आदमी ने संदेह से अपना सिर हिलाया। हम कोशिश कर सकते हैं, उसने कहा। व्यक्तिगत रूप से, मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। स्मिथ ओल्डविक जहाज के सहारे झुका हुआ था, उसकी उदास निगाहें उसके पैरों के नीचे जमीन पर टिकी थीं। लड़की दक्षिण की ओर घाटी में उनके जीवन के एक छोटे से अवसर की दिशा में देख रही थी। अचानक उसने उसके हाथ को छुआ। देखो, वो फुसफुसाया। आदमी ने जल्दी से अपनी नजरें उसकी दिशा में उठाईं और एक बड़े शेर के विशाल सिर को देखा, जो घाटी के पहले मोड़ पर एक चट्टानी उभार के पीछे से उन्हें देख रहा था। ओह, उन्होंने कहा, भिखारी तो हर जगह हैं। वे पानी से दूर तो नहीं जाते हैं? लड़की ने आशा से पूछा। मुझे नहीं लगता, उन्होंने जवाब दिया, शेर में सहन शक्ति बहुत अधिक नहीं होती। तो फिर वह आशा का अग्रदूत है, उसने कहा। आदमी हंसा। आशा का प्यारा सा अग्रदूत, उसने कहा। मुझे ये कॉक रॉबिन की याद दिलाता है जो वसंत का संदेश देता है। लड़की ने उस पर एक नज़र डाली। मूर्ख मत बनो, और अगर तुम हंसते भी हो तो मुझे परवाह नहीं है। वह मुझे उम्मीद से भर देता है। ये संभवतः पारस्परिक है, स्मिथ ओल्डविक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम निस्संदेह उसे आशा से भर देते हैं। सिंह स्पष्टतः अपने सामने उपस्थित प्राणियों की प्रकृति से संतुष्ट हो चुका था और अब धीरे धीरे उनकी दिशा में आगे बढ़ा।
आओ, आदमी ने कहा, चलो जहाज पर चढ़ें, और उसने लड़की को जहाज के किनारे पर उतरने में मदद की। क्या वह यहाँ नहीं आ सकता? उसने पूछा। मुझे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, आदमी ने कहा। आप आश्वस्त कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने अपनी पिस्तौल निकाली। भगवान के लिए, वह चिल्लाई, उस पर उस चीज से गोली मत चलाओ। तुम उसे मार सकते हो। मैं उस पर गोली चलाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर वह हमारे पास आने की कोशिश करता है तो मैं उसे डराकर भगाने में सफल हो सकता हूँ। क्या आपने कभी किसी प्रशिक्षक को शेरों के साथ काम करते नहीं देखा है? वो खाली कारतूसों से भरी एक छोटी सी पॉप गन रखता है। इसके साथ ही रसोई की कुर्सी पर बैठकर वो सबसे खूंखार जानवरों को भी वश में कर लेता है। लेकिन आपके पास रसोई की कुर्सी नहीं है, उसने उसे याद दिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, सरकार हमेशा चीजों को उलझाती रहती है। मैंने हमेशा कहा है कि हवाई जहाज़ों में रसोई की कुर्सियां होनी चाहिए। बर्था किर्च ने समान रूप से और कम उन्माद के साथ हंसी, मानो वह दोपहर की चाय पर हुई छोटी सी बातचीत से प्रभावित हो गई हो। नूमा, शेर, उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसका रवैया युद्ध की अपेक्षा जिज्ञासा का अधिक लग रहा था। जहाज के किनारे के पास वह रुक गया और उन्हें घूरता हुआ खड़ा हो गया। बहुत शानदार है न? आदमी ने आश्चर्य से कहा। मैंने इससे अधिक सुंदर प्राणी कभी नहीं देखा, उसने उत्तर दिया। नहीं ऐसा कोई प्राणी जिसका बाल इतना काला हो। वह तो लगभग काला है। उनकी आवाज़ों की ध्वनि जंगल के स्वामी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने अचानक अपने बड़े चेहरे को गहरी झुर्रियों में बदल दिया और अपने नुकीले दांतों को अपने होठों के नीचे से बाहर निकाला और गुस्से से गुर्राया। लगभग उसी समय वह एक झटके के लिए झुका और तुरंत स्मिथ ओल्डविक ने अपनी पिस्तौल शेर के सामने जमीन में दाग दी। नूमा पर शोर का प्रभाव उसे और अधिक क्रोधित करने वाला लगा, और एक भयानक दहाड़ के साथ वह उस नई और बेचैन करने वाली आवाज के लेखक की ओर झपटा जिसने उसके कानों को झकझोर दिया था। उसी समय लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक अपने विमान के विपरीत दिशा में कॉकपिट से बाहर निकल आए और लड़की से कहा कि वह भी उनके नक्शे कदम पर चले। लड़की को एहसास हुआ कि जमीन पर छलांग लगाना व्यर्थ है, इसलिए उसने बचा हुआ विकल्प चुना और ऊपरी विमान के शीर्ष पर चढ़ गई। नूमा, जो हवाई जहाज के निर्माण की विचित्रताओं से अनभिज्ञ था और आगे के कॉकपिट में पहुंच गया था, उसने लड़की को अपनी पहुंच से बाहर निकलते देखा, लेकिन पहले तो उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। विमान पर कब्जा करने के बाद उसका गुस्सा अचानक से खत्म हो गया और उसने स्मिथ ओल्डविक का पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। लड़की, अपनी स्थिति की तुलनात्मक सुरक्षा को महसूस करते हुए, पंथ के बाहरी किनारे पर रेंग कर पहुंच गई थी और आदमी को ऊपरी विमान के विपरीत छोर तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कह रही थी। ये वह दृश्य था जिस पर वानरों के टार्जन ने ध्यान आकर्षित करने के बाद विमान के ऊपर घाटी के मोड़ को देखा। लड़की अंग्रेज के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के प्रयासों को देखने में इतनी व्यस्त थी, और बाद वाला ऐसा करने में इतना व्यस्त था कि दोनों में से किसी ने भी बंदर आदमी के चुपचाप आने पर ध्यान नहीं दिया। नूमा ने ही सबसे पहले घुसपैठे को देखा था। शेर ने तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उसकी ओर एक गुर्राहट भरा चेहरा बनाया और चेतावनी भरी गुर्राहटें निकाली। उसकी हरकत ने ऊपरी तल पर मौजूद दोनों का ध्यान नए घुसपैठिए की ओर खींचा, जिससे लड़की ने दबी हुई आवाज में कहा, भगवान का शुक्र है। हालांकि वह अपनी आंखों से देखे गए सबूतों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह वास्तव में वह जंगली आदमी था, जिसकी मौजूदगी हमेशा उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाती थी, जो सही समय पर इतनी कृपा करके आया था। लगभग तुरंत ही दोनों ये देखकर भयभीत हो गए कि नूमा कॉकपिट से छलांग लगाकर टार्जन की ओर बढ़ रहा है। बंदर आदमी, अपने मजबूत भाले को तैयार रखते हुए, जानबूझकर मांसाहारी जानवर से मिलने के लिए आगे बढ़ा, जिसे उसने वाम्बोस के गड्ढे के शेर के रूप में पहचाना था। वह नूमा के दृष्टिकोण से जानता था कि न तो बर्था किर्चर और न ही स्मिथ ओल्डविक को पता था कि इसमें युद्ध की तुलना में जिज्ञासा अधिक थी, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उस महान दिमाग में टार्जन द्वारा उसके साथ की गई दयालुता के लिए कृतज्ञता का आभास नहीं हो सकता है। टार्जन के मन में इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि नूमा ने उसे पहचान लिया था,
क्योंकि वह जंगल के अपने साथियों को इतना अच्छी तरह जानता था कि वह जानता था कि जबकि वे अक्सर कुछ संवेदनाओं को मनुष्य की तुलना में जल्दी भूल जाते हैं, वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो सालों तक उनकी यादों में बनी रहती हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित गंध निशान को कोई जानवर कभी नहीं भूल सकता है अगर उसे पहली बार असामान्य परिस्थितियों में महसूस किया गया हो, और इसलिए टार्ज़न को पूरा भरोसा था कि नूमा की नाक ने उसे उनके संक्षिप्त संबंध की सभी परिस्थितियों की याद दिला दी होगी। खेल के अवसर के प्रति प्रेम एंग्लो सैक्सन जाति में अंतर्निहित है, और अब ये वानरों का टार्ज़न नहीं था, बल्कि जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक था, जिसने मुस्कुराते हुए खेल के अवसर का स्वागत किया, जिसे उसे अवश्य ही लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि नूमा की कृतज्ञता कितनी दूरगामी थी। स्मिथ ओल्डविक और लड़की ने दोनों को एक दूसरे के करीब आते देखा। स्मिथ ओल्डविक ने अपनी सांसों में धीरे से कसम खाई, जबकि वह घबराकर अपनी कमर पर रखे दयनीय हथियार को उंगलियों से छू रहा था। लड़की ने अपनी खुली हथेलियों को अपने गालों पर दबाया और पत्थर की आंखों, डरावनी चुप्पी में आगे झुक गई। हालांकि उसे उस देवता के समान प्राणी की वीरता पर पूरा भरोसा था, जिसने जानवरों के राजा का सामना करने की इस तरह बेशर्मी से हिम्मत की, लेकिन उसे इस बात का कोई गलत अंदाजा नहीं था कि जब वे मिलेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा। उसने टार्ज़न को शीता पैंथर के साथ युद्ध करते देखा था, और तब उसे एहसास हुआ था कि वह आदमी जितना शक्तिशाली था, ये केवल चपलता, चालाकी और संयोग ही था जो उसे उसके क्रूर विरोधी के बराबर कहीं भी खड़ा कर सकता था, और उसके पक्ष में 3 कारकों में से संयोग सबसे बड़ा था। उसने देखा कि आदमी और शेर एक साथ रुक गए, एक दूसरे से सिर्फ 1 गज की दूरी पर। उसने देखा कि जानवर की पूंछ इधर उधर हिल रही थी और वह उसकी गहरी गहरी दहाड़ें सुन सकती थी जो उसके विशाल सीने से निकल रही थी, लेकिन वह न तो उसकी हिलती हुई पूंछ की हरकत को ठीक से पढ़ पा रही थी और न ही दहाड़ की आवाज़ को। उसे ऐसा लग रहा था कि वे केवल पाश्विक क्रोध को दर्शा रहे थे, जबकि वानरों के टार्ज़न को वे अत्यंत शांतिप्रिय और आश्वस्त करने वाले थे। और फिर उसने नूमा को फिर से आगे बढ़ते देखा जब तक कि उसकी नाक उस आदमी के नंगे पैर को छू नहीं गई, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें अपनी हथेलियों से ढक लिया। एक अनंत काल तक वह संघर्ष की भयावह आवाज़ का इंतजार करती रही, जिसके बारे में उसे पता था कि उसे आना ही था, लेकिन उसने केवल स्मिथ ओल्डविक की राहत की एक विस्फोटक सांस और एक अर्धउन्मादी बाई जोव, बस कल्पना करो, सुना। उसने देखा कि विशाल सिंह अपना झबरा सिर उस आदमी की कमर पर रगड़ रहा था, और टार्ज़न का खाली हाथ उस आदमी के काले बालों में उलझा हुआ था, जबकि वह नूमा नामक सिंह के कान के पीछे से उसे खुजला रहा था। अलग अलग प्रजातियों के निचले जानवरों के बीच अक्सर अजीबोगरीब दोस्ती बनती है, लेकिन मनुष्य और जंगली फैलडे के बीच कम ही होती है, क्योंकि मनुष्य में बड़ी बिल्लियों के प्रति अंतर्निहित भय होता है। और इसलिए आखिरकार जंगली शेर और जंगली मनुष्य के बीच अचानक विकसित हुई दोस्ती समझ से परे नहीं थी। जैसे ही टार्ज़न विमान के पास पहुंचा, नूमा उसके बगल में चलने लगी, और जब टार्ज़न रुका और उसने लड़की और आदमी की ओर देखा तो नूमा भी रुक गई। मैंने तुम्हें खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, बंदर आदमी ने कहा, और यह स्पष्ट है कि मैंने तुम्हें ठीक समय पर पा लिया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? अंग्रेज अधिकारी ने पूछा। मैंने तुम्हारा विमान गिरते देखा, टार्ज़न ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें उस जगह के पास एक पेड़ से देख रहा था जहां से तुमने उड़ान भरी थी। मुझे सामान्य दिशा के अलावा तुम्हें ढूंढने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि पहाड़ियों के पीछे मेरी नज़र से ओझल होने के बाद तुम दक्षिण की ओर काफी दूर तक चले गए। मैं तुम्हें उत्तर की ओर ढूंढ रहा था। मैं अभी वापस मुड़ने ही वाला था कि मैंने तुम्हारी पिस्तौल की गोली की आवाज़ सुनी। क्या तुम्हारा जहाज मरम्मत के लायक नहीं है? हाँ, स्मिथ ओल्डविक ने उत्तर दिया, ये निराशाजनक है। तो फिर तुम्हारी क्या योजना है? तुम क्या करना चाहती हो? टार्ज़न ने अपना सवाल लड़की से पूछा। उन्होंने कहा, हम तट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अब यह असंभव लगता है। मुझे कुछ समय पहले ही ऐसा सोचना चाहिए था, बंदर आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन अगर नूमा यहाँ है तो पानी उचित दूरी पर होना चाहिए। 2 दिन पहले मैं वामाबो देश में इस शेर से टकराया था। मैंने उसे उनके एक गड्ढे से मुक्त कराया था।
इस स्थान पर पहुंचने के लिए वह किसी अनजान रास्ते से आया होगा, कम से कम मैं उपजाऊ देश से पहाड़ियों पर आने के बाद किसी शिकार के रास्ते या किसी जानवर के निशान को पार नहीं किया। वो किस दिशा से आपके पास आया? ये दक्षिण से था, लड़की ने जवाब दिया। हमने भी सोचा कि उस दिशा में पानी होगा। तो फिर चलो पता लगाते हैं, टार्ज़न ने कहा। लेकिन शेर के बारे में क्या ख्याल है? स्मिथ ओल्डविक ने पूछा। ये हमें खोजना होगा, वानर पुरुष ने उत्तर दिया, और हम ये तभी कर सकेंगे जब तुम अपने बसेरे से नीचे आओगे। अधिकारी ने अपने कंधे उचका दिए। लड़की ने टार्ज़न के प्रस्ताव का असर देखने के लिए उस पर नज़र घुमाई। अंग्रेज अचानक बहुत सफ़ेद हो गया, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी और वह बिना कुछ कहे विमान के किनारे से फिसल गया और टार्ज़न के पीछे ज़मीन पर चढ़ गया। बर्था किर्च को एहसास हुआ कि वह आदमी डरा हुआ था और न ही उसने उसे दोषी ठहराया, और उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे खतरे का सामना करते हुए जो उसके लिए बहुत वास्तविक था, अद्भुत साहस दिखाया था। नूमा टार्ज़न के पास खड़ा था और उसने अपना सिर उठाया और युवा अंग्रेज को घूरा, एक बार गुर्राया और बंदर आदमी की ओर देखा। टार्ज़न ने जानवर के अयाल को पकड़ रखा था और उससे बड़े वानरों की भाषा में बात की। लड़की और स्मिथ ओल्डविक को इंसान के होठों से निकलने वाली गुर्राहटें बेहद अजीब लग रही थीं, लेकिन नूमा ने उन्हें समझाया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका उस पर वांछित प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने गुर्राना बंद कर दिया और जब टार्ज़न स्मिथ ओल्डविक के पास गया तो नूमा उसके साथ था, न ही उसने अधिकारी को परेशान करने की पेशकश की। तुमने उससे क्या कहा? लड़की ने पूछा। टार्ज़न मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, उसने उत्तर दिया, कि मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, शक्तिशाली शिकारी, जानवरों का हत्यारा, जंगल का राजा, और तुम मेरे मित्र हो। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि अन्य सभी जानवर मंगनी की भाषा समझते हैं। मैं जानता हूँ कि मनु, बंदर, लगभग वही भाषा बोलता है और मुझे यकीन है कि तांतोर, हाथी, वह सब समझता है जो मैं उससे कहता हूँ। हम जंगल के लोग बड़े घमंडी होते हैं। अपनी वाणी में, अपनी चाल में, अपने व्यवहार के हर विवरण में हमें अपनी शारीरिक शक्ति और अपनी क्रूरता से दूसरों को प्रभावित करना चाहिए। इसलिए हम अपने दुश्मनों पर गुर्राते हैं। हम उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं या हम उन पर टूट पड़ेंगे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शायद नूमा मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को नहीं समझता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे लहजे और मेरे तरीके से वह प्रभाव पड़ता है जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। अब आप नीचे आ सकते हैं और अपना परिचय दे सकते हैं। इस जंगली जानवर के पंजों और नुकीले दांतों की पहुंच में खुद को जमीन पर गिराने के लिए बर्था किर्च के पास मौजूद सारी हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन उसने ऐसा किया। नूमा ने अपने दांत दिखाने और बंदर आदमी के करीब आने पर थोड़ा गुर्राने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि जब तक मैं मौजूद हूँ, तब तक तुम उससे सुरक्षित हो, बंदर आदमी ने कहा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अनदेखा करो। आगे मत बढ़ो, लेकिन डर का कोई संकेत भी मत दो और अगर संभव हो तो मुझे हमेशा अपने और उसके बीच रखो। मुझे यकीन है कि वह तुरंत चला जाएगा और संभावना है कि हम उसे फिर कभी न देख पाएं। टार्ज़न के सुझाव पर स्मिथ ओल्डविक ने विमान से बचा हुआ पानी और खाद्य सामग्री निकाल ली और सामान को आपस में बांटकर दक्षिण की ओर चल पड़े। नूमा ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि विमान के पास खड़े होकर तब तक देखता रहा जब तक कि वे घाटी के एक मोड़ के पास से गायब नहीं हो गए। टार्ज़न ने नूमा के निशान को दक्षिण की ओर इस विश्वास के साथ अपनाया था कि यह पानी तक ले जाएगा। घाटी के तल पर बिछी रेत में निशान साफ थे और उनका आसानी से अनुसरण किया जा सकता था। पहले तो नूमा के केवल ताज़ा निशान ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में दिन में बंदर आदमी ने अन्य शेरों के पुराने निशान देखे और अंधेरा होने से ठीक पहले वह अचानक आश्चर्य में रुक गया। उसके दो साथियों ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और उनके निहित प्रश्नों के उत्तर में उसने सीधे अपने सामने जमीन की ओर इशारा किया। इन्हीं देखो, उन्होंने आश्चर्य से कहा। पहले तो न तो स्मिथ ओल्डविक और न ही लड़की को रेत पर पैरों के निशानों के मिश्रण के अलावा कुछ दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही लड़की को पता चल गया कि टार्ज़न ने क्या देखा था और उसके होठों से आश्चर्य की एक चीख निकल गई। मानव पैरों के निशान! वह चिल्लाए। टार्ज़न ने सिर हिलाया।
लेकिन वहां तो कोई पैर की उंगलियां ही नहीं हैं, लड़की ने बताया। टार्ज़न ने बताया, पैरों में मुलायम चप्पलें थीं। स्मिथ ओल्डविक ने कहा, तब तो आसपास कहीं कोई पैतृक गांव अवश्य होगा। हाँ, वानर मानव ने उत्तर दिया, लेकिन वे उस तरह के मूल निवासी नहीं थे जिन्हें हम अफ्रीका के इस हिस्से में खोजने की उम्मीद करते हैं, जहां अन्य सभी लोग बिना जूते के रहते हैं, सिवाय उसंगा के कुछ विद्रोही जर्मन मूल सैनिकों के जो जर्मन सेना के जूते पहनते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे नोटिस कर सकते हैं, लेकिन यह मेरे लिए स्पष्ट है कि चप्पल के अंदर जिस पैर के निशान बने थे, वह किसी नीग्रो का पैर नहीं था। यदि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एड़ी और पैर के तलवे के निशान चप्पल के तलवे के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वजन एक नीग्रो के पदचिह्न के केंद्र में आता है। तो फिर आप सोचते हैं कि ये किसी श्वेत व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। ऐसा ही लगता है, टार्ज़न ने उत्तर दिया, और अचानक लड़की और स्मिथ ओल्डविक दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए वह अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे गिर गया और पटरियों को सूंघने लगा। फिर से एक जानवर ने एक जानवर की इंद्रियों और लकड़ी के शिल्प का उपयोग किया। कई वर्ग गज के क्षेत्र में उसके तीखे नथुने पटरियों के निर्माताओं की पहचान की तलाश कर रहे थे। आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये गोमांगनी का अवशेष नहीं है, उन्होंने कहा, नहीं, यह बिल्कुल श्वेत लोगों के अवशेष जैसा है। 3 लोग इस ओर आए थे। वे पुरुष थे, लेकिन किस जाति के थे, यह मैं नहीं जानता। घाटी की प्रकृति में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था, सिवाय इसके कि जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ते गए, ये लगातार गहरी होती गई, जब तक कि अब चट्टानी और खड़ी ढलानें उनसे बहुत ऊपर उठ गईं। विभिन्न बिंदुओं पर प्राकृतिक गुफाएं, जो किसी भूले हुए युग में पानी की क्रिया द्वारा मिट गई प्रतीत होती थीं, ने विभिन्न ऊंचाइयों पर दीवारों को गड्ढे में डाल दिया। उनके पास जमीन के स्तर पर एक ऐसी गुहा थी, एक धनुषाकार गुफा जो सफेद रेत से ढकी हुई थी। टार्ज़न ने अपने हाथ के इशारे से इसका संकेत दिया। हम आज रात यहीं रहेंगे, उन्होंने कहा, और फिर अपनी दुर्लभ, धीमी मुस्कान के साथ कहा, हम आज रात यहीं डेरा डालेंगे। अपना अल्प भोजन खाने के बाद टार्ज़न ने लड़की को गुफा में प्रवेश करने का आदेश दिया। तुम अंदर सोओगे, उसने कहा। लेफ्टिनेंट और मैं बाहर प्रवेश द्वार पर लेटेंगे।